मेरे बच्चे लोग को बोलूँगा यहीं पे चावल दाल और आलू प्याज का दुकान लगा और बेचो। और ये कहानी की शुरुआत होती है एक गर्भवती महिला से। वो बोलता है कि आपको 6 दिसंबर को लेटर दिया था, कारण बताओ ना, उसका जवाब आपने आज तक क्यों नहीं दिया जबकि था? आपने दे दिया था। जबकि वो मेरे पास थी, उसके पास मेरे पास थी। अभी उनका ये भी जांच करेंगे कि उसको किस डॉक्टर ने देखा था। कोई डिमांड की गई थी क्या पैसों की? डिमांड रही, लेकिन 23 फरवरी को पढ़ा तो उसमें आया कि VY हॉस्पिटल दुर्ग का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी कार्रवाई जब होती है, एक बार निरस्त हो जाता है तो पुनः उसके लिए आवेदन देना रहता है। 20-22 लाख रुपए का मैं नुकसान उठा दिया हूँ। अगर मुझे बीच का रास्ता निकालना होता तो मैं निकाल दिया होता और अपना काम करते रहता हूँ। इस वक्त हम दुर्ग के एक अस्पताल में मौजूद हैं जो 2013 से संचालित हो रहा है। नाम है VY हॉस्पिटल। एकदम रोड के किनारे है, आप आना जाना करते होंगे तो बखूबी देखते होंगे। ये डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल बंद है। 20 से 25 स्टाफ हैं जो सिर्फ इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि सर आप हमारे लिए रुकिए, आप तो कुछ भी कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, लेकिन हम क्या कर पाएंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुर्ग के इस अस्पताल में, जो अस्पताल इतने सुचारू ढंग से चल रहा था, अचानक इस पर कागजी कार्रवाई होने लगी। और कागजी कार्रवाई का ढंग अगर आप डीपली जा कर के सोचेंगे, समझेंगे, तो आप थोड़ा सा पेचीदा स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खुद बात करके और मीडिया से ये मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं, डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। और ये कहानी की शुरुआत होती है एक गर्भवती महिला से। क्या हुआ था थोड़ा सा ब्रीफ करना। 29 जून को एक महिला आती है धमधा से। धमधा से? हाँ, जो धमधा कहाँ से? धमधा PSC धमधा से आती है और मुझे उतना, हाँ, तो वहीं पे वो दिखा रही थी। पिछले 7-8 महीने से वहीं दिखा रही थी। चूँकि आने का रीज़न ये था कि उसकी गर्भ में जो बच्चा पल रहा था 7 महीने का, वो लगभग 8-10 दिन से मरा हुआ था। और वो कंप्लेन भी की थी धमधा में, उसके पेपर भी हमारे पास थे। तो जब हम लोग आए हमारे पास, तो वो देवराज डायग्नोस्टिक का जो लेटर था उसमें लिखा हुआ था कि इंट्रायूट्राइन डेथ, बच्चा मरा हुआ है पिछले कई दिनों से। तो हमने पहले कहा कि उम्मीद कम है बचने की, क्योंकि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो हमने कहा कि पहले टेस्ट कर लेते हैं। जब टेस्ट किए तो उसके जो इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन, वो लगभग टोटल काउंट है वो 24,000 से ज़्यादा था। CRP उसके 20 से ज़्यादा थे। यूरिया क्रेटिनिन बढ़े हुए थे। लीवर में सारे एंजाइम बढ़े हुए थे। अगर कुल मिला के मान लिया जाए तो इट इज़ गोइंग टूवर्ड दिस मल्टी ऑर्गन फेल्योर। और वो सेप्टिसीमिया जैसे पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमने उनको बोला कि इलाज तो मैं करूंगा, लेकिन ये बचने के लायक नहीं है और आप कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा उनके कि हम और ऑलरेडी 2-3 हॉस्पिटल से आ चुके हैं, अब जो होना होगा यही होगा, उसके लिए मैं सहमत हूँ और मैं सभी हाई रिस्क कंसेंट देने को तैयार हूँ। एंड उसके हस्बैंड जो है ना, ही हैज़ गिवन दे ऑलरेडी हाई रिस्क कंसेंट, उन्होंने दिया भी। तो हमने उनका इलाज शुरू किया और हायर एंटीबायोटिक से स्टार्ट किया। लेकिन रात, और वो पहले से भी डायबिटिक और हाइपरटेंशन की मरीज़ थी। जब हमारे पास आए तो उनके ब्लड शुगर लगभग 385 था और ब्लड प्रेशर उस समय थोड़ा कम था। हो सकता है वो सेप्टिसिमिया की वजह से कम था। उसे भर्ती किया गया, लेकिन रात 12 बजे अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी और चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा बोले थे। ECG में चेंजेस आ रहे थे। तो ECG में चेंजेस कुछ ऐसे लग रहे थे कोई हार्ट अटैक जैसा सिम्टम है। तो अब कंडीशन इतनी ख़राब है, ना ये कर सकते तो वो कर सकते, लेकिन फिर भी हमने मैनेज किया उसका। और उसके हस्बैंड को बोला कि यार कंडीशन अच्छी नहीं है, इसको सांस भी ठीक नहीं है, ऑक्सीजन के लेवल भी जा रहा है, वेंटिलेटर पे डालना होगा। तो मतलब ठीक है सर, जो आपको अच्छा लगता है उचित, बच जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचती तो जो किस्मत में होगा वो। हम लोगों ने वेंटिलेटर में डाला, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग जो भी हुआ, वो मॉर्निंग सुबह 7 बजे के 6:30 बजे के आसपास महिला की डेथ हो गई। चूँकि उसके रिलेटिव मेरे जान पहचान थे, यहीं के दुर्ग की थे। तो मैंने बोला उनको ले जाइए, हो गया नहीं, तो उन्होंने ले गया, ऐसे कुछ हुआ भी नहीं। और उसके 2 दिन बाद हमने नगर निगम में उसकी डेथ रिपोर्ट हमने डाल दी। तो चूँकि हमको भी नहीं मालूम था, हम तो क्रिटिकल केयर मैनेज कर रहे थे, लेकिन अगर बच्चा उसमें लाइव होता तो मुझे लगता है कि हम उसको इलाज कर रहे थे गर्भवती का। बच्चा ऑलरेडी मरा हुआ, माँ की कंडीशन बुरी हालत में थी, लीवर डैमेज, किडनी की, हाँ सर्वाइव, तो हम उसको देखें या बच्चा निकालें। तो वो कंडीशन ही उसे नहीं थी कि बच्चे को आप ऑपरेशन करके निकालो। अगर आपसे निकालें तो टेबल पे ही मर जाती। निगम में आपने जानकारी दी उसके पूरी जानकारी हमने निगम में भी दे दी थी। उसके डेथ रिपोर्ट बनाई थी उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि चूँकि देना होता है रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के लिए सरकारी का।
उसके बाद चले गए। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सर्टिफिकेट आया 4 दिन 5 दिन के बाद में, उसका रिलेटिव आया 1 हफ्ते के बाद में, वो क्रियाक्रम करके वो लेके चले गए। अब हमको इस बाकी चीज़ से अनुभवी थे। अचानक 6 दिसंबर 2023 एक लेटर आता है रजिस्ट्री के माध्यम से सीएमएचओ कार्यालय से, और बोलते हैं कि इस तरह की महिला आपके यहाँ हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी, गर्भवती महिला, वो माता मृत्यु प्रकरण में आपने उसका नोटिस हमें नहीं दिया, और सो आप कारण बताओ नोटिस है, इसके पूरे डिटेल और फॉर्म 6 भर के मुझे दीजिए। 6 दिसंबर की लेटर थी और मुझे याद है कि 8 दिसंबर को मुझे मिला था। 11 दिसंबर को हमने पूरी कॉपी, लगभग वो मेरे ख्याल से फॉर्म 4 फॉर्म 6 को मिला के देखा जाए तो लगभग 30-32 पन्ने का उसका रिपोर्ट था, हमने बना के दी, कॉपी करके दिया, और एक कवरिंग लेटर बना के दिया, और एक समरी बना के दी, और दोनों में मैंने पावती जमा करके दोनों में ले लिया। जो कॉपी मैंने आपको दिखाई है अभी, वो दे दिया। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं, बोला कि जब मीटिंग हुआ तो बुलाएंगे तो आप आइएगा। मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन 29 दिसंबर को फिर एक लेटर आता है। दैट लेटर वाज नॉट फ्रॉम द सीएमएचओ कार्यालय, दैट लेटर इज़ फ्रॉम द नोडल अनिल शुक्ला के। तो जब मैंने देखा कि नोडल ऐसा क्यों लेटर भेजता, नोडल तो आज तक 13 साल, मुझे 12-13 साल हो गए यहाँ पे, और मैं सरकारी में कभी जॉब नहीं किया हूँ, प्राइवेट में काम किया, लेकिन यहाँ 12 साल से मैं देख रहा हूँ। 12 से 8 साल में मुझे कभी भी नोडल के द्वारा मुझे लेटर नहीं मिला था। तो फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सरप्राइज़ भी लगा, ऐसा क्यों। लेकिन जब उस लेटर को मैंने पढ़ा तो वो बोलता है कि आपको 6 दिसंबर को लेटर दिया था, कारण बताओ, उसका जवाब आपने आज तक क्यों नहीं दिया, जबकि आपने दे दिया था, जबकि वो मेरे पावती उसके पास मेरे पास थी। तो मैंने बोला या तो इसने अनजाने में लिखा होगा। तो मेरा जो कलीग है बोले कि सरकारी लेटर है, रिटर्न आपको देना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। तो हमने उस लेटर का लिखा, और उसमें लेटर में लिखा भी, जिसकी कॉपी मैंने आपको दी है, कि द सेम लेटर यू हैव आस्क्ड मी बिफोर 6 दिसंबर को, और उसकी सारी कॉपी मैंने जवाब दे दिया, लगभग 30-32 पन्ने का दे दिया है। तो वो अभी दोबारा आपको दे रहा हूँ, और उसकी जो रिसीविंग है उसको भी मैं इस लेटर के साथ संलग्न कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो मैंने उसके भी जवाब दे दी। उसके बाद मामला शांत था। 5 जनवरी को मुझे सीएमएचओ कार्यालय से फ़ोन आता कि मेसराम जी बुला रहे हैं। हाँ, तो मैं गया उनके पास मेरे और कलीग के साथ में। तो बोला देखो यार, मामला को रफा दफा करो। तो मैंने बोला कर दो सर, मैंने क्या गुनाह किया है। तो बोले काम करो, आप माफ़ीनामा लिख दो। तो बोले सर हमने माफ़ीनामा क्यों लिखो, मैंने गलती नहीं की थी, मैंने क्रिटिकल केयर। बोले नहीं वो माता मृत्यु में आता है। बोले सर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रहा है और रोड रास्ते में किसी ट्रक ने मार दिया, हेड इंजरी में मर गया, तो उसको क्या दोगे आप। बच्चा खुद बोलो, बच्चा ऑलरेडी मरी है, मदर की कंडीशन बुरी कंडीशन में, वो क्रिटिकल केयर में आएगा कि माता मृत्यु में। बोलता नहीं आपको देना चाहिए, दे दो। तो मतलब सर आप बोल रहे हैं तो मैं देता हूँ। मैंने 5 तारीख को फिर उनके ऑफिस में बैठ कर के ही माफ़ीनामा मुझसे लिखवाया गया उसने। आप उसको कह सकते दैट वाज इट फोर्सफुली, वो लिखवाया गया, मैंने उसको भर दी, और उसका भी क्या रिसीविंग मैंने ले लिया 5 तारीख का। उसके बाद 18 फरवरी को फ़ोन आता है कि 22 फरवरी को मीटिंग है। मीटिंग है किसका, मैटरनल डेथ ना। तो मतलब ठीक है अटेंड करेंगे, 3 बजे सभागार में है सीएमएचओ कार्यालय में गए। सो देयर वाज अराउंड 7 केसेस इसी तरह के। वो सारे अजीब केस थे। अगर उसको देख लें तो शायद कोई प्राइवेट वाले को ज़िंदगी में लाइसेंस ना मिले जिस तरह से, लेकिन चूंकि वो सरकारी है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मेरा प्रकरण आया तो मैंने बताया, तो निचोड़ ये निकला कि गलती बहुत सारी थी धमधा पीएससी की, क्योंकि वहाँ उनको पता था, वो रेगुलर उनको जांच कर रही थी, उनको पता नहीं है। हाँ, वो पीको के लिए, सोनोग्राफी के लिए, जबकि सोनोग्राफी उनके यहीं रही होगी, पीएससी है तो। अब वो लेडी भटक रही है, बच्चे मरे हुए बच्चे को लेके भटक रही है कई दिनों से, कंडीशन ख़राब होती गई। तो सीएमएचओ जो है मेसराम जी, वो ऑफ मीटिंग में ही बोलते चूँकि कंडीशन तो ख़राब था, उस लेडी को बचा तो नहीं सकते, कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन आपको नहीं लेना था। मैं बोले तो आप एक स्टेटस और एक नोटिस निकाल दीजिए कि इस तरह का जो क्रिटिकल पेशेंट है, द प्राइवेट हॉस्पिटल शुड नॉट बी टेकन दिस काइंड ऑफ द पेशेंट। तो कोई लेगा ही नहीं। तो बोला ऐसे तो नहीं निकाला सकता। फिर आप ऐसे बोल क्यों सकते हो, मुंह में तो बोल सकते हो, लेकिन आप लेके नहीं दे सकते हो। तो चली गए, ख़त्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे 23 फरवरी को दैनिक भास्कर मैंने पढ़ा, तो उसमें आया कि
कि VY हॉस्पिटल दुर्ग का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो अच्छा, ये जानकारी आपको थी नहीं कि लाइसेंस रद्द हुआ है, और वो अगले दिन अखबार में आ रहा है। हाँ जी, मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं थी। दैट न्यूज़ आई गॉट फ्रॉम दिस दैनिक भास्कर। और मेरे और कलीग्स लोग भी बोले कि अरे ऐसा हो गया। मैं बोले पता नहीं, कल तो मीटिंग हुई थी, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ था। तो एनीवे मैं जाके मिलता हूँ। फिर हम और 2-3 लोग हैं मेरे समाज के भी थे और कोई सामाजिक कार्यकर्ता सभी थे। तो CMHO बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो टोटली अनुभवी हूँ, आप तो कलेक्टर मैडम से बात कीजिए। हम कलेक्टर मैडम के पास गए। कलेक्टर मैडम से बोला यार आपने 20,000 पेनल्टी नहीं दी है, इसलिए आपकी लाइसेंस रद्द होगी। मैडम 20,000 की पेनल्टी की कहाँ से बात होगी? मैं 5 जनवरी को मेरे से माफ़ीनामा लिखवाते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि ये नहीं आपको लेटर इशू किया है। मतलब मुझे तो नहीं इशू हुआ मैम, मुझे तो आज तक रिसीव नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पेनल्टी लगाया तो इट वाज माय ड्यूटी, आई हैव टू पे द 20,000 रुपीज़ पेनल्टी। बोले पहले पेनल्टी जमा करो। तो हमने 23 तारीख को मेरे कलीग्स ने, डॉक्टर प्रभा ने जमा किया DD, और उसकी रिसीविंग ले ली। तो मैडम बोली कि मेरे पास जमा नहीं करना, CMHO कार्यालय में जमा करना होगा। तो हमने कर दी। 5 दिन बाद मैंने CMHO में कलेक्टर मैडम से बोला मैम जमा कर दी है, क्या करूँ? बोलते उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच, आई विल टेल यू लेटर नॉन्स। ठीक है, हमने कुछ बोला नहीं, और भी मेरे लोग कल गए थे। तो मैं वो लेटर दिखा दीजिए जिसमें पेनल्टी था। तो बोला कि RTI से निकाल लीजिए। हमारे पास वो लेटर था ही नहीं। तो हमने RTI लगाई, तो 1 हफ्ते बाद मुझे वो लेटर मिलता है। मैंने लिखा था कि जो लेटर आपने 4 जनवरी को लेटर का जो रेफरेंस से मुझे हॉस्पिटल को बंद कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया और पेनल्टी लगा दी है, वो लेटर तो मैं देख लूँ पहले कि कैसा है। अगर आपने मुझे भेजा है तो मुझे पोस्टल रिसिप्ट भी चाहिए। RTI में ये डाला था। तो मुझे लेटर तो दिया, चूँकि वो रिसिप्ट नहीं दिया। रिसिप्ट नहीं देने का रीज़न, मतलब अगर उनके पास रिसिप्ट होता तो डेफिनेटली दे वुड हैव बीन गिवन मी, है ना। रिसिप्ट था ही नहीं, जनाब ने पोस्ट ही नहीं किया था, तो रिसिप्ट होगा नहीं उनके पास। तो उसमें लिखा था लेटर पे, जो मैंने आपको दिखाया, उसमें लिखा है वो मीना साहब के पास का लेटर था वो, क्योंकि पूर्व कलेक्टर थे वो, जाते जाते साइन कराई होगी उनसे। उस पर लिखा हुआ था कि आपको इस केस में 6 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023 2 लेटर देने के बावजूद भी आज दिनांक तक, मतलब 4 जनवरी में लेटर साइन हुआ, मतलब उस दिन तक आपने जवाब नहीं दिया लेटर का। तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज कि भैया कि हो क्या रहा है, या हम कोई मजाक कर रहा है या फिर हम सपना देख रहे हैं, जबकि पावती मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं बोले क्या मजाक है भैया, तो अब हम किसको बोलें भाई। तो हम ला गए देखें, फिर हमने बोले चलो लोकल विधायक से बात करते हैं। लोकल विधायक से भी बात की, बट मुझे लगता है कि लोकल विधायक के पास लैक ऑफ टाइम था, बिकॉज चुनाव भी मौसम इलेक्शन था, और इधर भी दोनों विधायक से मिले। तो बोले ठीक है मैं बात करूँगा। मैं बोले बात करने से पहले एक बार देख लीजिए कि मैं चाह क्या रहा हूँ, जो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है वो गलत है। देने के बावजूद अगर आप मुझे ये लेटर देते हो कि आपको लेटर नहीं मिला और 20,000 यू हैव टू पे, चलिए आपने पेनल्टी लगा दी, तो एटलीस्ट वो लेटर तो मुझे मिले, बिल्कुल, है ना। तो अगर वो 4 जनवरी का लेटर कलेक्टर साहब के पास से जारी हुआ, तो 5 जनवरी को CMHO मेसराम जी ने मुझे बुला करके वो माफ़ीनामा क्यों लिखवाया। तो इसका मतलब उसको पता था वो लेटर है। अगर वो लेटर उस दिन दे दिए होते तो मैं तो मीना साहब के पास जाता, कलेक्टर साहब के पास जाता कि सर ये जो लेटर जो आपने इशू किया वो तो टोटली गलत है, क्योंकि लेटर पावती मेरे पास है। तो अगर वो दे देता तो ये दोनों CMHO कार्यालय के जो CMHO मेसराम और वो नोडल अधिकारी दोनों फंस जाते, क्योंकि पावती मेरे पास है और उसमें मेंशन है कि हमने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लेटर को उन लोगों ने दबा दिया, इसीलिए मुझे पोस्ट नहीं किया। अगर वो दे दिए हो तो आज ये घटना नहीं होती मेरे ख्याल से, और आप भी मेरे पास नहीं होते, है ना। तो ये रही उनकी बात। तो हमने बोले ठीक है, तो अजीब हो गया भाई ये तो लेटर देने के बाद, तो अब हम करें क्या। तो इस संबंध में हमने बहुत लोगों से बात की, तो बोला कि अपील में जाइए। अपील में गए, वहाँ भी बात नहीं बनी, क्योंकि वो सरकारी जो ड्यूटी डायरेक्टर था वो भी किसी हॉस्पिटल किसी डिस्ट्रिक्ट के वो भी CMHO रहे होंगे, और वही प्रमोट होकर के उनका उसने बोला अभी रघुराज सर जो है डायरेक्टर वो मीटिंग में है, तो आप अभी लेके चल जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तब आप आ जाना। तब हम पहुंच गए थे, ये साहब लोग पहुंचे नहीं थे, मेसराम जी पहुंचे नहीं थे वहाँ पे अपील में। अपील में होता है, बताया गया था कि दोनों पार्टी को सामने बैठा करके क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो आई वॉज रेडी टू फेस, बट उस आदमी तो आया ही नहीं था 1 बजे तक। मैं वापस आ गया, मुझे तो बोला कि जब
साहब भी, डायरेक्टर साहब जब फ्री होंगे नेक्स्ट टाइम हम कॉल करेंगे। बोले ठीक है। सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस नेक्स्ट डेट के लिए कि अपील के लिए होगा। वो वेट करने के बाद पता चला कि वहाँ से ना खारिज होकर आ गया। जब मैंने खारिज का लेटर मांगा तो बोला उसमें लेटर में लिखा गया था कि दोनों को बैठा करके ये सुना गया। अच्छा। अपील सुनी गई। जनाब हम तो सरप्राइज हो गए कि हम तो कब बैठा आपके पास, हमने तो बैठे ही नहीं था और आपने सुन भी ली। तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल सेक्टर बंद करनी चाहिए इस जगह में इस तरह से। और मैं इसलिए मीडिया में भी इतना दिन तक नहीं आया, लेकिन कुछ दिन से मेरे बच्चे सब जो हैं, मेरे स्टाफ ये रोना गाने लगा कि आप तो बड़े आदमी हो, आप तो डॉक्टर हो, कहीं भी जाके नौकरी कर लोगे, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ। लेकिन हम जो आपके भरोसे में हैं यहाँ पे, मेरे साथ कई परिवार के लोग जुड़े हैं, लगभग 25 परिवार जुड़ा है मेरे साथ। उनसे भी परिवार जुड़ा हुआ है तो उनसे ही परिवार जुड़े हैं, तो हम क्या करें, आपको लड़ना चाहिए, आप इतने कमज़ोर हैं। मैं बोला कि नहीं, अगर वो मोटिवेट नहीं करता तो शायद आपको मैं आज बोलता भी नहीं और ये आपके सामने होता भी नहीं। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी, इसलिए बात पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया। तो हमने सोचा कि हम भी इनकी बात सुनाते हैं और आपके सामने रखते हैं। सर, वीवाई हॉस्पिटल के संचालक द्वारा आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके विभाग द्वारा गलत कार्रवाई कर उनके हॉस्पिटल को बंद किया गया है। क्या कुछ मामला है थोड़ा? नहीं, उनका आरोप तो पूरा निराधार है। जो भी कार्रवाई होती है पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही होती है और एक्ट के विरुद्ध कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो या छोटा हो, कार्रवाई नियम के तहत ही होती है। क्योंकि मुझे इसमें कोई भी कहने में संकोच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये आरोप लगाता है या कोई अस्पताल का संचालक ये आरोप लगाता है कि नियम विरुद्ध जाके हुई, तो अगर मान लो 1 मिनट के लिए हम ये मान लें कि ज़िले में अगर कोई मान लीजिए त्रुटि हुई होगी, तो वो तो अपील करने हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी उनका खारिज हुआ। उसके बाद वो हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ में भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने अपील किया, वहाँ भी खारिज हुआ। तो ये निराधार बातें हैं। चूँकि ये एक मार्टेनल डेथ हुई थी और मार्टेनल डेथ की जो ऑडिट होती है उसमें ये पाया गया कि वो धमधा की जो महिला थी वो उसकी डेथ 6 महीने तक इन्होंने छुपाया, इनके अस्पताल में हुई थी। और कहीं ना कहीं सीएमएचओ साहब के यहाँ से एक नोटिस गया था, उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था। फिर उन्होंने 26 दिसंबर को उन्होंने एक पत्र हमको लिखा नर्सिंग होम एक्ट को कि आप इसमें नियमानुसार कार्रवाई करके सूचित करें। हमने उनको नोटिस दिया, 3 दिन का समय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई जवाब नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया। उसके बाद फिर उन्होंने इसका उल्लंघन करते हुए फिर बाद में फिर उनको एक नोटिस जारी किया। 1 महीने का समय दिया गया कि 20,000 रुपये आप जमा करिए नर्सिंग होम एक्ट खाते में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय में, और साथ में आप अपने संस्थान को 1 महीने के लिए बंद करें। लेकिन वो लगातार उल्लंघन कर रहे थे और कहीं न कहीं से वो दूसरे लेंथ लाइन में जा रहे थे, फ़ोन कराना, यहाँ कराना। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तो हमेशा रहता है और कहीं न कहीं अपने स्तर से वो जो भी अपने लेवल पे कर सकते थे बेस्ट वो करने की कोशिश किए यहाँ वहाँ से फ़ोन कराने की, लेकिन वो पेपर उनके पास नहीं था और लगातार वो नियम का उल्लंघन करते जा रहे थे। यहाँ तक कि जो अध्यक्ष होते हैं इसके कलेक्टर महोदय के नियम का भी उन्होंने कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके भी नोटिस का उन्होंने उल्लंघन किया। उनको फिर दोबारा 5 दिन के लिए समय दिया गया। लगातार 5 नोटिस के बाद भी जब कोई उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, फ़ाइन का 20,000 रुपये, अगर वो पैसा भी जमा कर देते तो हो सकता है 1 महीने बाद उनको ये मौका था पूरा खोलने का। लेकिन अभी तो ये जो कार्रवाई हुई वो तो सिर्फ कार्रवाई केवल उनके मैटरनल डेथ को छुपाने के लिए हुई। अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट में तो ये हमने अभी कोई जांच ही नहीं की है। अब उसकी जांच भी हम संज्ञान में ले लिए हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि जो उनकी जांच किए हैं वो खुद उनके पास डिग्री नहीं है, और ऐसे लोगों को जितने भी अस्पताल में हैं उनको भी एक नोटिस जारी किया जा रहा है विभाग की तरफ से, ताकि जनहित में ये काम आगे भी चलता रहे। उनका ये भी कहना है कि जो लाइसेंस आप लोगों ने रद्द किया है वो पहले से ही रद्द हो चुका था और उनके पास अभी भी वैध लाइसेंस है। नहीं, ऐसी ये गलत बात है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि लाइसेंस का जो नंबर होता है वो एक ही नंबर रहता है। उसमें कई बार क्या होता है, कुछ हॉस्पिटल जिससे इनका 14 बेड का था, उसके बाद उस बेड को जब बढ़ाते हैं नंबर तो वही रहेगा ना, उसी नंबर को ही रिजेक्ट किया जाता है। उनको ये मालूम ही नहीं है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है और कहीं ना कहीं वो जो है मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को भी, जो कि ये गलत है। और इसमें भी हम संज्ञान में लेके जो भी नियमानुसार है पूरे प्रक्रिया का पालन कर करके अभी उनका ये भी जांच करेंगे कि उसको किस डॉक्टर ने देखा था और किस वजह से उनके यहाँ कैसे कैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, इसकी भी जांच का एक विषय है जो कि कहीं ना कहीं हम इसको संज्ञान में लेके उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं।
आप लोग के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मीटिंग में शामिल भी हुए थे और एक माफीनामा भी उन्होंने सिग्नेचर किया, तो उसके बावजूद भी उनके हॉस्पिटल को बंद किया गया। वो जो मीटिंग हुई थी और जो माफ़ीनामा की बात कर रहे हैं, जब उनका लाइसेंस निरस्त हो गया, निरस्त होने के बाद जब उनको ये पता चला कि उनका लाइसेंस निरस्त हो गया है, उन्होंने जो अपना एक नियम का उल्लंघन किया था, जब उनको ये पता चला तो वो आकर के अगले दिन माफ़ीनामा का लेटर लिख रहे थे और 20,000 रुपये जमा करने के लिए वो आए थे। लेकिन कोई भी कार्रवाई जब होती है, एक बार निरस्त हो जाता है तो पुनः उसके लिए आवेदन देना रहता है, जो कि निरस्त होने के बाद ये लगातार जो है अपील में जा रहे थे। अपील में डायरेक्टरेट हेल्थ में गए, वहाँ जाने के बाद इनका वहाँ से भी खारिज हो गया और उसके पहले वो हाई कोर्ट गए तो वहाँ से भी खारिज हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला कि पहले आप अपने जा कर के जो संचालनालय है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपील करिए, फिर आइए। तो वहाँ से भी खारिज हो गया। उन्होंने उसका पूरा देखा, जांच किया, एक एक बिंदु में उन्होंने देखा और घोर लापरवाही पाई और कहीं न कहीं नियम का उल्लंघन था, इसलिए उनको ये संस्थान को बंद करने का हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलते रहेगा। शुक्रिया।